नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा भारतीय आरक्षण नीति के बारे में, इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी समझने के लिए हमको हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हिंदू कल्चर क्या कहता है इस बारे में। दोस्तों, हिंदू कल्चर जो है वो भारत को और भारत के लोगों को 4 भागों में बांटता हुआ आया है। इसको हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण्स पहला ग्रुप है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैष्णव है और चौथा शूद्रास है। दोस्तों, ये जो शूद्रा ग्रुप है जिसका मैंने आखिरी में नाम लिया, ये वो लोग होते थे जो मेनली सर्वेंट्स होते थे, जो आर्टिसंस होते थे। इनको सोसाइटी में, समाज में सबसे नीचे का स्तर दिया जाता था हमारे हिंदू समाज में। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है चीज़ों की। और इन चारों के अलावा एक और ग्रुप होता था जिनको हम दलित बोलते थे। ये अछूत लोग माने जाते थे और अनटचेबल्स जिनको आप कह सकते हो, ये ऐसे थे जिनको अवर्ण बोला जाता था। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो वर्ण सिस्टम के भी लायक नहीं है। तो मेनली आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, शूद्रास पे और दलित्स पे। तो ये हिस्ट्री दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे भारत में कैसी चलती आई है। जब हमारे देश में आज़ादी का समय आया तो ये रियलाइज़ किया गया कि हमको, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमको इक्वालिटी देनी पड़ेगी, समता का अधिकार देना पड़ेगा, स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, लिबर्टी देनी पड़ेगी, भाईचारे की भावना करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को एक स्तर पे लाया जाए। क्या तरीका है एक स्तर पे लाने का? सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमेशा से सफ़र करता आया है, उसको एनेबल किया जाए कि वो अपने आप को आगे कर सके। यहाँ से दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको समझने वाली बात होगी कि जब हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ, हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें आरक्षण की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं थी। दोस्तों, उसमें आरक्षण का कोई ऐसा शब्द नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पर दोस्तों, एक ही साल के अंदर ऐसी डिमांड्स और ऐसे इश्यूज़ अराइज होने लगे। दोस्तों, मद्रास के अंदर कुछ कॉलेजेस में कोटा का सिस्टम चलने लगा और कोटा के बेसिस पे लोगों का एडमिशन होने लगा। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया। ये सब बातें हो रही हैं दोस्तों 1951 में, खाली 1 साल बाद संविधान लागू होने के। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ये जो भी कोटा सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, ये सब गलत है, ये सब हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। क्योंकि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 29(2) के अंदर, आर्टिकल 29(2) के अंदर दिया गया है, वो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म की वजह से, जाति की वजह से, लिंग की वजह से या अन्य वजहों से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का मना नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं करा जा सकता इनमें से किसी भी वजह से। और कोटा सिस्टम ऐसा है कि उसमें ये होना ही होना है। अगर एक ग्रुप को आप फेवर करोगे, उसका मतलब है कि दूसरा ग्रुप सफ़र करेगा ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट आया दोस्तों, ये सब गलत है। इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए फिर पार्लियामेंट ने इंस्पेक्शन लिया और पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन किया और अनुच्छेद 15 के अंदर और अनुच्छेद 16 के अंदर कुछ बदलाव किए गए। और ये बदलाव क्या कि अगर सरकार चाहे तो रिजर्वेशन पॉलिसी ला सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें, जो शब्द यूज़ किया गया वो ये था, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ऐसे लोग जो पढ़ाई के तौर पर या जिनका समाज में स्तर नीचा है, उनके लिए, शेड्यूल्ड कास्टेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन 3 ग्रुप के लोगों के लिए अगर सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है। ये अनुच्छेद 15 की भाषा थी दोस्तों। अनुच्छेद 16 की भाषा ये कहती थी, जो शब्द यूज़ किया गया अनुच्छेद 16 में वो था बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अगर सरकार को कोई लगता है कि कोई ग्रुप बैकवर्ड क्लासेस है, उसके लिए अगर वो चाहे तो रिजर्वेशन की पॉलिसी बना सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं संवैधानिक तौर पे रिजर्वेशन पॉलिसी की दोस्तों हमारे देश में शुरुआत होती है। पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेन टारगेट था, जो लोग थे जो कवर्ड हो रहे थे, वो थे शेड्यूल्ड कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनको आप ट्रेस करोगे तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अवर्ण थे, मतलब दलित थे, अछूत माने जाते थे मेनली। पर जो बाकी की पिछड़ी जातियाँ थी, शूद्रास थे, और जो बाकी के जो लोग कवर नहीं हो पा रहे थे शेड्यूल कास्टेस में, शेड्यूल ट्राइब्स में, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं था। और ये राज्यों पे छोड़ दिया गया था कि वो डिसाइड करें कि उन्हें कौन कौन सी जातियां लगती हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और उनके लिए अगर वो चाहें तो प्रावधान कर सकती हैं। मेन सीधी सीधी बात खाली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही की गई थी संवैधानिक तौर पे।
इसके बाद दोस्तों 1955 में पहली कमीशन अपॉइंट होती है इसी चीज़ के लिए, फर्स्ट कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, जिसका काम था ये आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन सी बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों इस कमीशन में काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च करी। इसके कंक्लूजन्स कुछ ऐसे थे कि इसने 2500 से ज़्यादा ऐसी कम्युनिटीज़ पाई हमारे देश में जिसको वो बैकवर्ड क्लासेस कह सकते थे। पर दोस्तों इस कमीशन की रिपोर्ट का कुछ बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया गया और बात अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो दबा दी गई और कुछ ज़्यादा खास नहीं बदला। हर एक राज्य अपने हिसाब से जो उसे लगता था कि बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा उनके लिए वो प्रावधान कर रहा था। मेनली ये एक राजनीति का सब्जेक्ट मैटर बन गया था, जहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही थी कि हम आपको आरक्षण देंगे, आप हमें वोट दो। यही चीज़ है दोस्तों जो आज भी चल रही है, यही चीज़ है जिससे हमको शिकायत है आज भी। तो यही सिस्टम दोस्तों चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर से ये बात उठती है कि हमको कुछ कानून बनाना पड़ेगा, कुछ साफ साफ लिखना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है पर फिर भी बैकवर्ड हैं। इसके पर्पस में दोस्तों 1979 में दोबारा एक कमीशन अपॉइंट होती है दोस्तों। ये बीपी मंडल नाम से एक व्यक्ति थे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और उस टाइम पे पार्लियामेंट के मेंबर थे। उनकी देख रेख में दोस्तों ये कमीशन अपॉइंट होती है। इसका भी यही काम था कि वो आइडेंटिफाई करे कि भारत में कौन कौन से बैकवर्ड क्लासेस हैं। क्लासेस, ये जो शब्द मैं क्लासेस बोल रहा हूँ इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं शब्द कास्ट नहीं बोल रहा, क्लास बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मंडल कमीशन ने अपना काम शुरू किया, चीज़ों को समझा, तो इसने लगभग 3500 से भी ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई करी। पर एक पॉइंट जो मंडल कमीशन का हमको देखने वाला है कि ज़्यादातर क्लासेस जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई करी उसका बेसिस था कास्ट। मतलब उन्होंने क्या किया था कि ज़्यादातर क्लासेस जो बैकवर्ड पाई गई वो वही कास्टेस थी जो इंडिया हिंदू वर्ना सिस्टम में जो पिछड़ी मानी जाती थी। तो कास्ट और क्लास का एक तरीके से यहाँ पे समन्वय सा हो गया था मंडल कमीशन में। तो ये भी ऑब्जेक्शन उठा कि आप किसी जाति को कैसे आधार बना सकते हो बैकवर्ड क्लासेस का। तो इसको और समझेंगे अभी डिटेल में। अभी देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, 1980 में रिपोर्ट आ गई 1 साल के अंदर, पर उसका भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ। बात उस समय दबा दी गई। 10 साल और वेट करना पड़ेगा। फिर आते हैं दोस्तों 1990 पे। वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट है, बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। वो समय ही दोस्तों ऐसा था कि खींचतान की पॉलिटिक्स हो रही थी। तो वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सोचा कि अपने छोटे से काल में चलो कुछ करके जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया हम ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे ही दोस्तों ये होना शुरू हुआ, पूरे देश में दोस्तों आवाज़ें उठने लगी रिजर्वेशन के खिलाफ और तरह तरह की घटनाएं होने लगी। यहाँ तक हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बच्चा उसने तो अपने आप को खुद को आग लगाने की भी कोशिश करी। और ये खाली एक बच्चा नहीं, इसके बाद सीरीज़ ऑफ कई बच्चों ने बेचारों ने जल के अपनी जान दे दी। इतना लेवल हो गया था अपोजिशन का मंडल कमीशन के खिलाफ। और जो भी हुआ दोस्तों, फिर वीपी सिंह जी की भी सरकार गिर गई, कुछ खास हो नहीं पाया। फिर दोस्तों क्या होता है, गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन को जारी करके वो कुछ 2-3 चीज़ बातें क्लियर करती है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ही थी। वो पहली बात ये कहती है कि हम रिजर्वेशन लाएंगे किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अदर शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो क्लासेस रह गई हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो अभी तक कवर नहीं थी संविधान में, उनके लिए लाएंगे। पहली बात ये था। दूसरा, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि हम 10% रिजर्वेशन लाएंगे ऐसे लोगों के लिए भी जो इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब जिन पे पैसा कम है। हो सकता है वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, बट वो पैसे से वीक हैं। तो ये जो 2 चीज़ें निकल के आई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, इसके खिलाफ दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है। और उस रिट पिटीशन जिस केस को आज जाना जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है दोस्तों। बहुत बड़ा केस हुआ ये, पूरे एशिया में ये केस माना जाता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी दोस्तों। सबसे बड़ी बेंच थी जिसने आज तक रिजर्वेशन पॉलिसी पे कोई भी डिस्कशन किया था। इससे पहले इस केस से पहले बस एक और केस हुआ था दोस्तों। केसेस तो काफ़ी हुए थे, बट इम्पॉर्टेंट नोटेबल केस 1962 में आया था दोस्तों। उस 1962 के केस में
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला था कि आप रिजर्वेशन देना चाहें तो दें, शेड्यूल कास्ट को भी दें, शेड्यूल ट्राइब्स को भी दें, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी दें, बट किसी भी हालत में जो रिजर्वेशन का अमाउंट है वो 50% का बैरियर क्रॉस ना पर करे। मतलब रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो वह जजमेंट दोस्तों अभी भी चल रही थी। अब देखिए इंदिरा साहनी जजमेंट कैसे कोर्ट इसको एनालाइज करती है। कोर्ट का डिसीजन ऐसे कुछ बटा हुआ था, एक तरफ थे 6 जजेस, एक तरफ थे 3 जजेस। तो मेजोरिटी जो ओपिनियन था वो 6 जजेस का था। उन्होंने कुछ बात पे उनका एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने पहली बात ये कही कि हाँ, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है और वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। पर साथ के साथ जो 1962 की जजमेंट है उसको हम आज भी मानते हैं और यही कोशिश रहेगी कि 50% से जो लेवल है रिजर्वेशन का वो क्रॉस ना हो। ये इंदिरा साहनी की जजमेंट में बेंच ने माना। दूसरा, बेंच ने सीधा जो रिजर्वेशन की बात थी किन लोगों के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके रिजर्वेशन की बात थी, उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आधार है रिजर्वेशन देने का। क्योंकि रिजर्वेशन देने का पर्पस, लॉजिक ये है कि उन लोगों को हम बराबर की स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा से पूरी हिस्ट्री में बहुत समय से दबाए गए हैं। पर जब हम पैसे में कोई कम है उसकी बात करते हैं, उसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई भी संबंध हिस्ट्री में हुए सप्रेशन से हो। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इकोनॉमिक्स एक क्राइटेरिया हो सकता है, अमीरी गरीबी एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट रिजर्वेशन देने का खाली क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता। इसलिए 10% का जो रिजर्वेशन की बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर में, उसको खारिज कर दिया दोस्तों। उसके साथ एक और सवाल उठा कोर्ट के सामने कि क्या जाति, कास्ट आधार हो सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो कोर्ट ने बोला कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें क्लास और कास्ट काफ़ी हद तक एक ही लेवल पे स्टैंड करती हैं। कहने का मतलब है किसी को अगर आप बैकवर्ड क्लास बोलोगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि कौन सी बैकवर्ड क्लासेस है, तो आप पाओगे कि ज़्यादातर एक ही कास्ट के लोग उस कैटेगरी में गिरेंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा था, वर्ण सिस्टम हमेशा से चलता आ रहा था। शूद्रों को या फिर जो दलित थे उनको बराबर के मौके नहीं मिले, तो उसकी वजह से वो ऑब्वियसली बैकवर्ड होंगे। तो क्लास और कास्ट का समन्वय हमें भारत में दिखता है। तो उस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर कास्ट को क्राइटेरिया रखा गया है बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट हमको ध्यान रखना है कि खाली कास्ट क्राइटेरिया ना हो, कास्ट के साथ साथ वो ये भी देखें कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें जब देखेंगे तभी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट हाँ, कास्ट भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, इंदिरा साहनी की जजमेंट के। इस जजमेंट में दोस्तों कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों कोर्ट ने बोला रिजर्वेशन आप दे दो ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, कोई उसमें परेशानी नहीं है, संवैधानिक है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है खाली उन लोगों को मिले जिनको इसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब ये जो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड कास्टेस जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति है जो भी क्रीमी लेयर है इन बैकवर्ड क्लासेस में, बैकवर्ड कास्टेस में, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, जिनका ओहदा बढ़ गया है, उनको इस रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा ना मिले। क्योंकि अगर उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलता है तो पूरे भारतीय समाज के खिलाफ होगा, ऐसा ना हो पाए। इसलिए उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकाला और उसमें ये बताया कि अगर कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है जिसकी आय इस लिमिट से ज़्यादा हो जो कि सरकार डिसाइड कर सकती है, तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माँ बाप ऐसे हों जो अच्छी पोस्टों पे हों, सरकारी नौकरियां करते हों, ऐसे ओहदे वाली पोस्ट रखते हों, तो उनको भी भले ही वो इन बैकवर्ड क्लासेस में गिर रहे हों, बैकवर्ड कास्टेस में गिर रहे हों, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का दोस्तों फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है आप रिजर्वेशन दे दो, पर ये ध्यान रखो कि ये जो आपने बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें वो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, उनको साफ साफ हटा दिया जाए। इस शर्त पे दोस्तों 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए हाँ कर दी। और आज हम वही देखते हैं, 27% ओबीसीज, 15% शेड्यूल कास्टेस और 7.5% किसको मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को। अभी भी जो हमारा सिस्टम है वो 50% के
अंदर ही है और यही सिस्टम लाया गया। पर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया अभी हमारी मोदी जी की सरकार में। मोदी जी ने हमारे संविधान में एक छोटा सा बदलाव किया। वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी इंदिरा साहनी के केस में कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन का पर्पस कुछ और है। बीजेपी की सरकार ने दोस्तों बदलाव किया, संविधान में संशोधन किया। ये हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके थ्रू दोस्तों हमारे जो अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 16 हमारे भारतीय संविधान का, उसमें 2 नए सब आर्टिकल्स जोड़े गए, 15(6) और 16(6). उनमें यही बात बोली गई कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, भले ही वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करी जाएगी 10% तक। तो हम अगर देखें तो वो जो 50% वाला रूल था वो तो दोस्तों वायलेट हो गया है, उसके तो बियॉन्ड चला गया है। पर हम ये देखें कि उसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ अब जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों, ये पूरी कहानी समझने के बाद अगर आप देखें, आपका कुछ भी व्यू है, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि मिसयूज़ होता है, लोग झूठा बोलते हैं, क्रीमी लेयर इफेक्टिव नहीं है, पर आप ये समझने की कोशिश करें कि ये सिस्टम नया सिस्टम नहीं है, बहुत समय से चलता आ रहा है। और आपका जो भी ओपिनियन है, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको संज्ञान लूँगा और हो सका तो उसको डिस्कस भी करूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।